मणिशंकर अय्यर को पीएम मोदी को नीच कहना महंगा पड़ गया। पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने अय्यर को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे शायद कांग्रेस को यह डर सताने लगा है कि अय्यर की नो बॉल पर कहीं बीजेपी को फ्री हिट न मिल जाए और कांग्रेस कहीं क्लीन बोल्ड न हो जाए। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। મને गर्व છે, ભલે હું નીચ જાતિનો હોઉં, ભલે હું નીચ હોઉં, પરંતુ ઉચ્ચ કામો કરીને રહેવાનો છું, એ મારા સંસ્કાર છે। तू डाल डाल मैं पात पात। गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव में सियासत की सूरत ऐसी ही हो गई है। हमले दिल्ली में हो रहे हैं, तंज दिल्ली में कसे जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब गुजरात में दिया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर नेहरू गांधी परिवार पर किए जा रहे हमले के जवाब में कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर इतने बहक गए कि उन्होंने पीएम मोदी को नीच तक कह डाला। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। दिल्ली में ये बात निकली तो जवाब गुजरात से आया। जी हां, सूरत के लिंबायत में पीएम मोदी ने रैली की और मणिशंकर अय्यर को लपेटे में ले लिया। મને गर्व છે, ભલે હું નીચ જાતિનો હોઉં, ભલે હું નીચ હોઉં, પરંતુ ઉચ્ચ કામો કરીને રહેવાનો છું, એ મારા સંસ્કાર છે। गुजरात विधानसभा के लिए होने वाले पहले फेज के लिए होने वाली वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में खेल बिगड़ते देख कांग्रेस बिना वक्त गंवाए बैकफुट पर आई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी पर भी बदजुबानी के आरोप लगाए और मणिशंकर अय्यर को माफी मांगने का मशवरा दिया। इस ट्वीट के फौरन बाद मणिशंकर अय्यर भी कैमरे के सामने आए और नीच का मतलब बनाने लगे। खुद को हिंदी भाषी नहीं होने की दुहाई दी और माफी भी मांगी। Do I apologize about the word low? No. Do I apologize about the translation which says low born? Absolutely yes. Absolutely yes. हालांकि मणिशंकर अय्यर की इस माफी से फिलहाल बीजेपी शांत होती नहीं दिख रही है। गांधी नेहरू परिवार के एक दरबारी हमारे प्रधानमंत्री को नीच कहेंगे, ये बड़े सवाल है। इस सोच के पीछे अंबेडकर का भी अपमान है और हमारे प्रधानमंत्री का भी अपमान है। वहीं कांग्रेस के सहयोगी भी मणिशंकर के इस बिगड़े बोल पर निशाना साध रहे हैं। मणिशंकर ड्रिल कर रहे हैं, अभी मेंटली ही इज नॉट फिट फॉर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने पहली बार मर्यादा नहीं लांघी है। इससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो पीएम को चाय वाला कह चुके हैं। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। 2014 में मणिशंकर अय्यर मोदी को पीएम बनने से रोक रहे थे, अब गुजरात जीतने से रोक रहे हैं, लेकिन जुबान ऐसी कि पूरा गुड़ गोबर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अयोध्या विवाद पर कपिल सिब्बल किसकी पैरवी कर रहे हैं, ये सवाल अभी भी सवाल ही है। सिब्बल की नजर में बीजेपी झूठी है तो बीजेपी की नजर में सिब्बल। ऐसे में इस सवाल पर एक और सवाल खड़ा हो गया है, कौन सच्चा कौन झूठा। सबूत दिखाए जा रहे हैं, खुद को सही साबित किया जा रहा है, विपक्षी को झूठा बताया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों तरफ से खुद को सही और दूसरे को गलत कहा जा रहा है। अब सवाल है कि एक ही मुद्दे पर दो सच तो हो नहीं सकते, फिर किसका सच सही है और किसका गलत। लेकिन सबसे पहले दोनों की दलीलें सुन लीजिए। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ये है, इससे पहले ऑर्डर कोई सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। उस दिन के कोर्ट की ये हाजिरी है जो कपिल सिब्बल के जूनियर ने दी है। हो सकता है हो गए ना कंफ्यूज। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से कोर्ट के आदेश दिखाए जा रहे हैं, दोनों दलील देकर खुद को सही साबित कर रहे हैं। सवाल फिर वही कि दोनों में किसके सबूत सच्चे हैं। हालांकि इस मामले पर बुधवार को ही कपिल सिब्बल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील होने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब कल पेशी हुई, शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील कभी भी नहीं रहा
और कल जब हमारी पेशी हुई तो मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। कपिल सिब्बल की सफाई से तकरीबन 24 घंटे पहले यानी मंगलवार शाम को बीजेपी इसे मुद्दा बना चुकी थी। अमित शाह ने सिब्बल पर सवाल दाग दिए थे। रही सही कसर बुधवार को पीएम मोदी ने गुजरात की चुनावी रैली में पूरी कर दी। आ राम मंदिर नो मुद्दो पण चूंटणीओना नामे लटकावવાનો कांग्रेस वाला कहे छे आ तो कपिल सिब्बल नो पोताना विचारो छे। શું વકફ બોર્ડ ચૂંટણી લડે છે? ચૂંટણી લડવાના વિચારો વકફ બોર્ડ ના છે? અરે ચૂંટણી કોંગ્રેસ પાર્ટી લડે છે। अब सवाल ये उठता है कि अगर कपिल सिब्बल सही थे तो उन्होंने अपनी सच्चाई पेश करने के लिए 24 घंटे का वक्त क्यों जाया किया, और कपिल सिब्बल अब बयान देकर मशवरा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब भी हमलावर है। जो कोर्ट में हुआ वो बात कोर्ट तक रहनी चाहिए, कोर्ट में बाहर वो बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके बड़े वकील कपिल सिब्बल भी होमवर्क नहीं करते हैं और झूठ बोलते हैं, ये मुझे अपेक्षा नहीं थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो पहले 3 पक्षकारों की सुनेगा। पहला रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड का। अब सिब्बल ना तो रामलला विराजमान के वकील थे, न ही निर्मोही अखाड़ा के। ऐसे में तीसरा बचा सिर्फ और सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड। अब सवाल उठता है कि क्या कपिल सिब्बल की पोल खुल चुकी है और अब वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुजरात चुनाव के पहले चरण का शोर थम गया। 9 दिसंबर को पहले चरण के लिए 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अहम दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र की सीटों पर हो रहे इस चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी जोर आजमाइश की है। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ है इस चरण की खासियत और क्या है इसकी अहमियत। गुजरात के रण के पहले चरण में राजनीतिक दलों के बीच मचे घमासान के बाद अब तैयारी मतदान की है। गुजरात के इस कदर पर न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश की निगाह है। पहले चरण के लिए 9 दिसंबर को 89 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 977 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। खास बात यह है कि इन उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवारों की संख्या महज 57 है, जबकि पहले चरण में कुल 920 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं करीब 2,12,29,900 मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के 19 जिलों की 89 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के तहत जहां 9 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, उनमें शामिल हैं कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाड, नर्मदा, भारूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड। माना जाता है कि जिसने सौराष्ट्र और कच्छ जीता वही गुजरात पर काबिज होता है, और यही है गुजरात चुनाव में पहले चरण की अहमियत। और इसका असर देखिए कि खुद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी इसी इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताते हैं कि गुजरात के पहले चरण में कौन से दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भावनगर पश्चिम सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाड़ी मैदान में है। वहीं पोरबंदर सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता बाबू बोखारिया किस्मत आजमा रहे हैं, तो इसी सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया भी चुनावी मैदान में है। तो मांडवी सीट से कांग्रेस के एक और बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल की किस्मत दांव पर लगी है। पहले चरण में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र करंज, जो महज 4 वर्ग किलोमीटर का है, तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र अब दासा है, जो 6,278 वर्ग किलोमीटर है। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से 1,57,250 मतदाताओं वाली उत्तरी सूरत सीट सबसे छोटी और सर्वाधिक मतदाताओं यानी 4,28,695 वाली विधानसभा सीट कम्ब्रिज है। वहीं सर्वाधिक 27 उम्मीदवार जामनगर विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम 3 उम्मीदवार झागड़िया और गढ़देवी विधानसभा क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर वीवीपैट ईवीएम से मतदान होगा।
कहना गलत नहीं है कि ये चुनाव न सिर्फ गुजरात की सियासत के लिए अहम होगा, बल्कि 2019 में देश की दशा और दिशा तय करने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा संकेत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वहीं गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर जुबानी तीर चले। किसी को अचानक भगवान की याद आ गई तो किसी का मंदिर जाना दूसरे को पसंद नहीं आया। और तो और गुजरात चुनाव में बाबा भोले की भक्ति को लेकर भी वार और पलटवार हुए। देखिए गुजरात चुनाव में बाबा के नाम पर मचे सियासी घमासान की तस्वीरें। गुजरात चुनाव में बाबा भोले की एंट्री। बाबा और बाबा में फंसे बाबा। गुजरात चुनाव में बाबा रे बाबा। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर किन बाबाओं के बीच कौन से बाबा फंस गए, लेकिन पहले आपको रूबरू कराते हैं इन सियासी अल्फाजों से। एनो मापदंड तरीके गुजरात एक मापदंड बनी गयो भाइयों। आ गुजरात मारू मालिक छे, हिंदुस्तान मारू मालिक छे। गुजरात का चुनाव है तो ऐसे में गुजरात की अस्मिता का सवाल लाजमी है। गुजरात की जनता को अपना मालिक बताना भी चलेगा। हालांकि गुजरात के इस रण में सियासी बिसात पर एक दूसरे को मात देने से ज्यादा एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट की बाढ़ है। इस अनोखे चुनाव में जहां किसी को अचानक मंदिर की याद आ रही है तो किसी को दूसरे का मंदिर जाना चुभ रहा है। आजकल उन्हें बाबा साहब नहीं, बाबा भोले जरा ज्यादा आ रहे हैं। है ना अजीब सा मामला। भाई बाबा भोले को याद करना न तो जुर्म है और न ही कोई गलत काम, लेकिन बीच चुनाव में अगर किसी को भगवान की अचानक याद आने लगे तो विरोधी कमेंट तो करेंगे ही। और गुजरात में 22 साल का सूखा खत्म करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब चुनाव प्रचार के दौरान करीब 24 मंदिरों की परिक्रमा की तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए राहुल बाबा पर सियासी तंज कसा। आजकल उन्हें बाबा साहब नहीं, बाबा भोले जरा ज्यादा आ रहे हैं। चलिए इतना ही सही। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए बाबा साहेब के बहाने कांग्रेस और उनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा था। पीएम ने कहा कि जो कभी बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगते थे वो अचानक बाबा भोले के नाम का जाप करने लगे और ये तंज सीधे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ओर था। आपको बता दें कि गुजरात के रण में विकास से भटककर जब चुनाव प्रचार धर्म की चौखट पर आया तभी राहुल गांधी ने बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए अपने परिवार को शिव भक्त कहा था। बहरहाल इतना तय है कि गुजरात के चुनाव ने सियासत के कई नए रंग दिखाए हैं और कई रंग का इंतजार बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एक साथ 3 तलाक पर मोदी सरकार की कार्रवाई को लेकर मुस्लिम महिलाएं सामने आईं और उनका शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार अब कानून बनाने जा रही है, जिसको लेकर इन महिलाओं ने खुशी जाहिर की है और इनका श्रेय पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को दिया है। आप देख सकते हैं ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर की है, दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जबकि तीसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां ये सभी मुस्लिम महिलाएं घरों से बाहर आकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हैं और गुजरात में बीजेपी को जीत की शुभकामनाएं दे रही हैं। बहुत अच्छा करी उनका यही बहुत बढ़िया लगा कि मतलब 3 तलाक पे फैसला ली। उनके लिए हम लोग बहुत ज्यादा वो हैं कि मतलब अच्छा हर कोई कम से कम कोई छोड़ेगा तो नहीं किसी को। नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 तलाक का मुद्दा उठाया है ये हम सारे महिलाएं इसका समर्थन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए दुआ की है, उनकी कामयाबी में ही हम महिला भी कामयाबी है। एकजुट हो जाए और सरकार की को मजबूती दें ताकि सरकार 3 तलाक पे एक कठोर कानून बनाए और दोषी को सजा मिल सके।
अब खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीनियर वकीलों को उनके बहस के तरीकों को लेकर जमकर फटकार लगाई है। अयोध्या विवाद और दिल्ली सरकार के मामले में बहस करने वाले कुछ सीनियर वकीलों से चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा काफी नाराज नजर आए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के मुताबिक कोर्ट में इन वकीलों का व्यवहार ठीक नहीं है और ये जरूरत से ज्यादा आक्रामक होकर ऊंची आवाज में बहस करते हैं। बहस के दौरान कोर्ट में इनका तौर तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं है। चीफ जस्टिस ने इन वकीलों को संयम बरतने की अपील की है, साथ ही सख्ती जताते हुए ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करने की भी बात कही। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने बार को सख्त तारीख भी दी है कि वो इसे गंभीरता से लें और ऐसा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट खुद रेगुलेट करने को बाध्य होगा। आइए सुनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने क्या कहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ वकील सोचते हैं कि वो ऊंची आवाज में बहस कर सकते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि इस तरह बहस करना बताता है कि वो सीनियर वकील होने के लिए सक्षम नहीं है।